स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 19 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दरोगा, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे, एनडीएस, सीडीएस, सीएपीएफ आदि सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दी दुरंत लाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डिस्प्यूटेड बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में समाचारों में रही दुरंत रेखा किन दो देशों के बीच एक विवादित सीमा है? तो ऑप्शन 1 में है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन सी में ईरान और इराक, ऑप्शन डी में इजराइल और लेबनान। तो हाल ही में जो समाचारों में रही दुरंत रेखा किन दो देशों के बीच एक विवादित सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुरंत रेखा दो देशों के बीच विवादित सीमा है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं क्या है दुरंत रेखा। तो दुरंत रेखा यानी दुरंत लाइन एक विवादित अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी दुरंत रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला कंसेप्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका देखते हैं। वर्ष 1893 में यह रेखा तय की गई थी। यानी 1800 दुरंत रेखा की रेखा 1893 में यह रेखा तय की गई थी। इसे चिन्हित किया गया था सर मोर्टिमर डुरंट द्वारा। किसके द्वारा किया गया था इसे चिन्हित? तो सर मोर्टिमर डुरंट द्वारा उस समय समझौता हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश सरकार के बीच और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच हुआ था। तो 1893 में यह रेखा तय की गई थी। किसके बीच? सर मोर्टिमर डुरंट उस समय समझौता हुआ था। किसके बीच? तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच हुआ था। अगला कंसेप्ट है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है ब्रिटिश भारत की एक उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना था और रूस के प्रभाव यानी ग्रेट गेम को रोकना था उस समय। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह दुरंत रेखा को निर्धारित करता है। यह विवाद क्यों है यानी वाई डिस्प्यूटेड? तो अफगानिस्तान का मानना है कि यह ब्रिटिश द्वारा थोपी गई एक क्या है सीमा है और पश्तून मुद्दा है। यानी पश्तून भी मुद्दा है इसमें। यह रेखा पश्तून जनजाति के दो भागों में बांट देती है। यानी जो रेखा है पश्तून जनजाति यह दो भागों में बांट देती है। पश्तून लोग दोनों देशों में रहते हैं। मान्यता का मुद्दा है। यानी इसमें दोनों धर्मों के दोनों जो पश्तून लोगों के मान्यता का मुद्दा है। इसमें पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मानता है और अफगानिस्तान इसे ऑफिशियली स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए यह विवाद का मामला बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? तो सीमा पर झड़पें हो रही हैं। फेसिंग यानी बॉर्डर फेसिंग को लेकर विवाद हो रहा है। तालिबान सरकार भी इस सीमा को मान्यता नहीं देती है। इसीलिए यह क्षेत्र लगातार तनावपूर्ण बना रहता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि दी नाविक सिस्टम रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू इश्यूज रिलेटेड टू एटॉमिक क्लॉक फेलियर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। यानी हाल में परमाणु घड़ी की विफलता के कारण चर्चा में रही नाविक प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है कृषि निगरानी, ऑप्शन बी में है मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी में नेविगेशन एवं सटीक समय सेवाएं, ऑप्शन डी में है गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेविगेशन एवं सटीक समय सेवाएं इसका यानी नेविगेशन एवं प्रीसियस टाइमिंग इसका आंसर हो जाएगा। जो परमाणु घड़ी की विफलता के कारण हाल ही में चर्चा में रहा नाविक प्रणाली जो नेविगेशन एवं सटीक समय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। नाविक क्या है? तो नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी भारत की स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका पुराना नाम क्या था? तो IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका पुराना नाम था। और नया नाम क्या है? तो नेविगेशन विथ इंडियन
कॉन्स्टेलेशन यानी नाभिक इसका नया नाम है, और पुराना नाम IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो पोजीशन यानी स्थान बताता है, नेविगेशन या मार्गदर्शन बताता है, और टाइमिंग यानी सटीक समय बताता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है यह नाभिक कैसे काम करता है। तो नाभिक में कुल 7 सैटेलाइट होते हैं, जो 3 जियो स्टेशनरी प्लस 4 है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट पर आधारित है, यानी जियो स्टेशनरी 3 है और 4 जियो साइनक्रोनस जो 4 पर सैटेलाइट पर आधारित है, और अन्य GPS सिस्टम की तरह भी ये भी काम करते हैं। तो सैटेलाइट से यह भी सिग्नल मिलता है और रिसीवर प्राप्त करता है, फिर लोकेशन को हमें पता चलता है। यानी सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिलता है, फिर सिग्नल से हमें रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर होकर हम लोग को लोकेशन का कैलकुलेट लोकेशन हमको लोग का पता चलता है। तो नाभिक ऐसे काम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, एटोमेटिक क्लॉक क्या है। तो इसका महत्व क्या है, एटोमेटिक क्लॉक का महत्व क्या है। तो नाभिक में जो एटॉमिक क्लॉक जो परमाणु घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, तो सटीक टाइम सिग्नल देती है और उसी आधार पर डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। और अगर एटॉमिक क्लॉक फेल हो जाए तो पोजीशन में एरर आ सकता है, सही टाइमिंग सिग्नल नहीं देता है, तो इसके कारण डिस्टेंस कैलकुलेट सही नहीं हो पाएगा, जिससे नेविगेशन एक्यूरेसी घट जाती है और पोजीशन में स्थिति में यानी गड़बड़ दिखाने लगता है, जिससे सही एक्यूरेसी नहीं बता पाता है। यही कारण है कि हाल ही में यह न्यूज में रहा है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाल ही में यह समस्या बनी हुई है, नाभिक की कुछ सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक फेलियर देखा गया है, जिसमें से 4 खराब हो गई हैं। इससे सिस्टम की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पर असर पड़ा है। इसरो ने इसे नए सैटेलाइट लॉन्च करके इसे सुधार कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, काल बैसाखी स्टॉर्म्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड ऑक्यूरिंग इन ईस्टर्न इंडिया आर फेनोमेनन ऑफ विच सीजन। यानी पूर्वी भारत में होने वाली काल बैसाखी आंधी जो हाल ही में समाचारों में थी, किस मौसम की घटना है। यानी ऑप्शन 1 में शीत ऋतु, ऑप्शन बी में ग्रीष्म ऋतु पूर्व, ऑप्शन सी में है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी में है लौटता मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु पूर्व, यानी इसका बी सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु पूर्व यानी प्री मानसून यानी समर सीजन, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु पूर्व यानी प्री मानसून। जो पूर्वी भारत में होने वाली काल बैसाखी आंधी जो हाल ही में समाचारों में थी, किस मौसम की घटना थी, यानी प्री मानसून की यह घटना थी, यानी समर सीजन की घटना थी। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला यानी काल बैसाखी पूर्वी भारत में आने वाली तेज आंधी तूफान होता है, जिसे अंग्रेजी में नॉर वेस्टर्स कहा जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा है, तो काल बैसाखी इसलिए, काल का मतलब होता है काल विनाशकारी, और बैसाखी का मतलब होता है अप्रैल मई में हिंदू कैलेंडर का महीना होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र यानी मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो वेस्ट बंगाल प्रभावित होते हैं, असम प्रभावित होता है, बिहार प्रभावित होता है, उड़ीसा प्रभावित होता है। असम में इन्हें ब्रोडो ओसिला कहा जाता है, यानी बोर्ड ओसिला कहा जाता है, यानी असम में इसे क्या कहा जाता है, तो बोर्ड ओसिला कहा जाता है। और मौसम जो मार्च महीना में यह समय में आता है, यानी कब आता है, तो मार्च मई में आता है, यानी प्री मानसून सीजन कहलाता है यह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, फॉर्मेशन यानी मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। तो सरफेस हीटिंग होता है, गर्मियों में जमीन तेजी से क्या होता है, गर्म होती है, और इससे लो प्रेशर यानी निम्न दबाव बनता है, जिससे मॉइस्चर सप्लाई होता है। बे ऑफ बंगाल से गर्म और नरम हवाएं आती है, और कोल्ड एयर इरेक्शन होता है, जिससे उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र से ठंड और शुष्क हवाएं आती है, और गर्म और ठंडी हवा से टकराकर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट बनते हैं, जिससे क्या होता है, तो बिजली चमकता है और तेज बारिश होता है और तेज हवाएं भी चलती है, और इसमें ओलावृष्टि भी होता है। उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बहुत ही अचानक आते हैं, यानी सडनली अचानक आ जाती है। अवधि क्या होता है, 30 मिनट
से 2 घंटे तक इसकी अवधि हो जाती है। हवा की गति क्या होता है, तो इसमें 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकता है। दिशा यानी आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में इसका दिशा होता है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इससे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है हम लोग पे, तो फसलों को नुकसान होता है, पेड़ गिरते हैं, बिजली गिरने से जान माल का भी नुकसान होता है। और इसमें सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, तो सकारात्मक प्रभाव होता है कि इसमें चाय, जूट, राइस, धान के लिए भी यह उपयोगी माना जाता है, जिससे तापमान कम होता है और मिट्टी की नमी भी बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि द मटेरियल M-Maxine recently developed by the researchers at IIT Guwahati primarily belongs to which of the following groups। यानी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित M-Maxine नामक पदार्थ की, यानी M-Maxine नामक पदार्थ जो मुख्यतः किस समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 में एक आयामी कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन बी में है द्विआयामी पदार्थ यानी 2D मटेरियल्स, ऑप्शन सी में है 3 आयामी धातु कार्बनिक ढांचे यानी 3D MOFs, यानी ऑप्शन डी में चतुर्थ आयामी मेटामेटोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विआयामी इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी द्वारा विकसित M-Maxine नामक पदार्थ किससे संबंधित है, द्विआयामी पदार्थ से संबंधित है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। M-Maxine क्या है, तो M-Maxine एक 2D एक आयामी पदार्थ का परिवार है, जिसकी खोज 2011 में हुई थी। यह मैक्स फेज मटेरियल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो मैक्स फेज मटेरियल से बनाया जाता है। अगला कंसेप्ट है M-Maxine नाम है में जो M क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल, और X कार्बन नाइट्रोजन, और En 2D लेयर स्ट्रक्चर से बना होता है, यानी एटम थिन लेयर ग्राफीन जैसे होते हैं। किसके सनाचा होते हैं, तो एटम थिन लेयर ग्राफीन जैसे होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द गौधाम योजना टू स्ट्रेंथन टू रूरल इकोनॉमी। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौधाम योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौधाम योजना शुरू की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो निराश्रित पशुओं को संरक्षण करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, यानी गौशालों का विकास करना है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाना है, और ग्रामीणों के लिए आय के नए स्रोत तैयार करना है। इसका यही लक्ष्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि दी रिसेंटली मेंशन शेषनाग 150 इज एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड्स। हाल ही में जो समाचारों में रहा शेषनाग 150 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक स्वदेशी तकनीक है। तो ऑप्शन 1 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी में डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी में है क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी में है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिफेंस एंड एरोस्पेस इसका आंसर हो जाएगा, रक्षा और एरोस्पेस इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में समाचारों में रहा शेषनाग 150 जो किससे एक क्या है, तो स्वदेशी एक तकनीक है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। शेषनाग 150 क्या है, तो शेषनाग 150 एक स्वदेशी है, जो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को क्या करता है, मजबूत बनाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रक्षा और स्पेस इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसमें UAV यानी बिना पायलट के उड़ने वाला विमान बना। UAV क्या है, तो UAV क्या है, तो UAV एक बिना पायलट के उड़ने वाला एक विमान है, जो रिमोट से नियंत्रित करता है और सर्विलांस यानी रिकॉग्नाइज और डिफेंस
मिशंस में उपयोग इसका किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है कि UAV क्या होता है। जो UAV एक बिना पायलट के उड़ने वाला एक विमान होता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, सेसना 150 का मुख्य विशेषताएं क्या है। तो एक स्वदेशी रूप से तकनीक विकसित की गई है, सर्विलांस और रिकोनाइजेशन मिशन के लिए उपयोगी है। तेज और कुशल ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। सीमा सुरक्षा की जा सकती है, निगरानी भी इससे उपयोग में लाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, यह हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इससे भारत आत्मनिर्भर होगा, विदेशी UAV पर निर्भरता कम होगी और इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा। आधुनिक युद्ध प्रणाली पर हम लोगों को तेज होगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग होगा और बॉर्डर मॉनिटरिंग में भी मदद मिलेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट होगा इससे, और डिफेंस स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसमें बढ़ेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द कंट्री इज फर्स्ट इनिशिएटिव इन विच एरिया। यानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने हाल ही में किस क्षेत्र में देश की पहली पहल शुरू करने की घोषणा की है। यानी दिल्ली के जो सफदरजंग अस्पताल ने किस क्षेत्र में देश की पहली पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन 1 में रोबोटिक सर्जरी, ऑप्शन बी में ऑनलाइन फ्लो ऑफ क्लिनिक फॉर ICU पेशेंट्स, यानी ICU रोगियों के लिए ऑनलाइन फ्लो ऑफ क्लिनिक, ऑप्शन सी में है जीन थेरेपी फॉर कैंसर, यानी कैंसर के लिए जीन थेरेपी, ऑप्शन डी में है मोबाइल हेल्थ ऐप, यानी मोबाइल हेल्थ ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑनलाइन फ्लो ऑफ क्लिनिक फॉर ICU पेशेंट्स, यानी ICU रोगियों के लिए ऑनलाइन फ्लो ऑफ क्लिनिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। यह ICU रोगियों के लिए ऑनलाइन फ्लो ऑफ क्लिनिक जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे पहल किसने शुरू किया है। तो सफदरजंग हॉस्पिटल ने शुरू किया है। कहाँ पे किया गया है। तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से यह एक है। जो क्या पहल है। तो देश के पहला ऑनलाइन ICU फ्लो ऑफ क्लिनिक है, जो ICU से डिस्चार्ज मरीजों के लिए क्या किया जाएगा। तो घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श लेंगे, यानी कंसल्टेशन लेंगे। जो डिजिटल हेल्थ सर्विस का नया एक मॉडल अपनाया गया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कैसे यह काम करेगा प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म एक दिन होगा जो मंगलवार और गुरुवार जो मरीज क्या करेंगे। तो वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। तो घर बैठे इलाज होगा और मरीज को बार बार अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं होगी और ICU मरीजों को बेहतर देखभाल मिलेगा। जो पोस्ट ICU कॉम्प्लिकेशंस को समय पर पहचान होगा और डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा मिलेगा। टेलीमेडिसिन को भी इससे मजबूत बनाना होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। तो भारत का पहला ICU फ्लो ऑफ ऑनलाइन क्लिनिक है, जो हेल्थ केयर में क्या है डिजिटल रेवोल्यूशन लाया है। यह सफदरजंग हॉस्पिटल ने बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन असम वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम में किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन 1 में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी में कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी में लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी में रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, जो लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो परियोजना का नाम है, लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इसका नाम है। इस क्षेत्र कहाँ पे है। तो असम में इसका किया गया है। दिमा असम में, यानी दिमा असाव और कार्बी एंगलोंग जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा। तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, वर्चुअली रूप से किया गया है। जो क्षमता क्या होगा 120 मेगावाट इसका क्षमता है। वित्तीय सहयोग है एशियन डेवलपमेंट बैंक से बनाया गया है, यानी इसके वित्तीय सहयोग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका भी सहयोग किया इसमें बनाने के लिए। अगला कंसेप्ट है कि परियोजना क्यों हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति से बढ़ेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली मिलेगी, पर्यावरण लाभ होगा, जल विद्युत और स्वच्छ ऊर्जा भी इससे
वातावरण हम लोग को प्रदूषण नहीं होगा, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भरता कम होगी, आर्थिक रूप से आर्थिक लाभ भी होगा, स्थानीय रोजगार का सृजन भी होगा और क्षेत्रीय विकास में योगदान भी मिलेगा। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इन विच कंट्री इज द प्रम्बानन मंदिर यानी टेम्पल रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड। प्रम्बानन मंदिर जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में थाईलैंड, ऑप्शन बी में कंबोडिया, ऑप्शन सी में वियतनाम, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगी, इंडोनेशिया में स्थित है। जो प्रम्बानन मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो प्रम्बानन मंदिर का परिचय जो कहाँ पे है? तो जावा इंडोनेशिया में है, यानी जावा मध्य जावा में है, इंडोनेशिया में। जो निर्माण काल कब इसका निर्माण किया गया था? तो 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यह एक हिंदू मंदिर है। प्रमुख देवता इसमें कौन कौन विराजमान है? तो ब्रह्मा विष्णु है और शिव है, यानी तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव मंदिर इसमें स्थापित है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। इंडोनेशिया का प्रमुख हिंदू टेम्पल है जो कॉम्प्लेक्स रूप से बनाए, कॉम्प्लेक्स है यानी सभी जो रूप से है। 9वीं शताब्दी में यह बनकर बनाया गया था, आर्किटेक्चर किया गया था 9वीं शताब्दी में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। सांस्कृतिक महत्व है इसका, मंदिर की कला और मूर्तिकला अद्वितीय है और हिंदू धार्मिक कथाओं का इसमें चित्रण किया गया है, जैसे रामायण और दूसरे भी किया गया है, जैसे कल्चरल डिस्कशन में भी चर्चा किया गया। पर्यटन महत्व इसमें बताया गया है। जावा में प्रमुख टूरिज्म अट्रैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही इसमें रिलीफ और स्कल्पचर्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि दी स्केपिया पे एप्लीकेशन लॉन्च बाय द स्केपिया इनेबल्स यूजर टू अर्न रिवार्ड टू ट्रांजैक्शन मेड यूजिंग विच टाइप ऑफ कार्ड। यानी स्केपिया द्वारा लॉन्च किया गया स्केपिया पे एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार कार्ड से लेन देन पर रिवार्ड अर्जित करने के सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन 1 में डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी में प्रीपेड कार्ड, ऑप्शन सी में रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी में इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुपए क्रेडिट कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। जो स्केपिया द्वारा लॉन्च किया गया स्केपिया पे एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को रुपए क्रेडिट कार्ड लेन देन पर रिवार्ड वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। स्केपिया पे क्या है? तो भारत में ट्रैवल फिनटेक प्लेटफॉर्म जो स्केपिया है, भारत का कौन है? तो भारत में जो ट्रैवल फिनटेक प्लेटफॉर्म कौन है? तो स्केपिया है। लॉन्च किया गया है मार्च 2026 में। सेवा है इन ऐप यूपीआई पेमेंट सर्विस इसमें होगा। जो मुख्य फीचर लेन देन पर क्या होगा? तो रिवार्ड और कैशबैक इससे मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुपए क्रेडिट कार्ड, जो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कार्ड और लेन देन क्या होगा? तो रुपए क्रेडिट कार्ड से लिंक किया जा सकता है इसे। और स्केपिया फेडरल रुपए, जैसे स्केपिया बॉब कार्ड रुपए, यूपीआई आधारित इंस्टेंट पेमेंट सुविधा, रिवार्ड अर्जित करने के लिए सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड उपयोग किया जा सकता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही है, रुपए क्रेडिट कार्ड का ही उपयोग किया जा सकता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, दी लद्दाख मैग्नेटिक आर्क रिसेंटली इन द न्यूज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ रॉक्स। यानी हाल ही में समाचारों में रहा लद्दाख मैग्नेटिक आर्क मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी में मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरिक चट्टान, ऑप्शन सी में आइजेनियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी में ऑर्गेनिक चट्टान यानी जैविक चट्टानें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान, जो इंजीनियस चट्टान यानी रॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, लद्दाख मैग्नेटिक आर्क क्या है? लद्दाख मैग्नेटिक आर्क क्या है? तो लद्दाख जो भारत में स्थित है, यह भूगर्भीय संरचना यानी मैग्नेटिक गतिविधियों से बनी एक श्रृंखला है जो टेथिस महासागर के बंद होने और भारतीय यूरेशियन प्लेट को टकराव के दौरान इसका निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें का प्रमुख चट्टानें क्या है? तो आग्नेय यानी इंजीनियस रॉक्स है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, भूगर्भीय महत्व क्या है इसका?
तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति जो मैग्मा जमीन के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, यानी मैग्मा क्या है तो जमीन के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप लेता है आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट है। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट हो गया, डायराइट हो गया, यानी आग्नेय चट्टानी को उदाहरण कौन से है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायराइट। तो जो मैग्मा जमीन के अंदर क्या होता है ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। ये लद्दाख के मैग्मेटिक आर्क में मैग्मा की उत्पत्ति से हुई है, यानी प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टेक्ट से, यानी भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण मैग्मेटिक आर्क बना, जिससे मैग्मेटिक आर्क जोन और वोल्केनिक एक्टिविटी के संकेत मिलते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज इंपॉर्टेंस क्या है इसका तो हिमालयन ऑर्गेनिजी यानी हिमालय निर्माण प्रक्रिया को समझना है, जैसे मिनरल डिपॉजिट और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी हम लोग के लिए जो जियोलॉजिकल पढ़ने के लिए क्यों उपयोगी है तो इसे पढ़ने से हम लोग हिमालय निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा, और मिनरल डिपॉजिट और रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्टोनिक एवोल्यूशन ऑफ NW हिमालयन के भी अध्ययन में यह महत्वपूर्ण है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार जो लद्दाख की पहाड़ियों में फैला हुआ है, हिमालय रेंज ऑफ नॉर्दर्न सेगमेंट में स्थित है। कहाँ पे है तो लेह के जो नुब्रा वैली और आसपास इसके क्षेत्र में पड़ा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कौन है लेह, जो नुब्रा वैली के और आसपास क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इन मार्च 2026 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिश ऑफ क्वांटम लैब्स इन हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, यानी NQM। मार्च 2026 में सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM के तहत कितने संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है तो ऑप्शन 1 में है 15, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 23 स्थापित किया जाएगा, यानी 23 स्थापना किया जाएगा। मार्च 2026 में सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने क्वांटम लैब स्थापित किए जाएंगे 23 स्थापित किए जाएंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो मार्च 2026 में सरकार ने देश के 23 प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अत्याधुनिक क्वांटम लैब स्थापित किए जाएंगे। इन लैबों में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग, क्वांटम सामग्री पर अनुसंधान स्थापित यानी अनुसंधान किया जाएगा, यानी खोज किया जाएगा। अगला कंसेप्ट है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी हु हैज़ रिसेंटली कॉन्फर्ड इन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो ऑप्शन 1 में है ममता कालिया, ऑप्शन बी में नासिर शर्मा, ऑप्शन सी में है चित्रा मुदगुल, ऑप्शन डी में है मुदगुला गर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ममता कालिया इसका आंसर हो जाएगा। ममता कालिया जो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में इन्हें दिया गया है। पुरस्कार विजेता हैं ममता कालिया जो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य के प्रमुख समकालीन लेखिका भी मानी जाती हैं, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ममता कालिया। अगला कंसेप्ट है, इनके देखते हैं परिचय इनका देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1940 में वृंदावन में, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वे कहानीकार हैं, यानी और उपन्यासकार भी हैं और निबंधकार भी हैं और नाटककार भी हैं, वो चारों हैं। तो उनकी लेखन शैली सरल हो गया, व्यंग्यात्मक हो गया, यथार्थवादी भी है। उन्होंने विशेष रूप से मध्यम वर्ग और महिलाओं के जीवन अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी है, यानी उनका मध्यम वर्ग और महिलाओं के जीवन पर आधारित है सभी। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कुछ उनकी चर्चित कलाकृतियाँ हैं। बेघर हो गया, दौड़ हो गया, नरक दर नरक और एक पत्नी की नोट्स, जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं,
साहित्य अकादमी क्या है? तो साहित्य अकादमी भारत की एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है जो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह संस्था हर साल 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार का महत्व क्या है? तो भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। लेखक के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलता है। साहित्य और भाषा का विकास को बढ़ावा दिया जाता है। नए लेखकों को इससे प्रेरणा मिलती है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वेयर हैज ए न्यू टाइडल फिश स्पीसीज नेम्ड ब्यूटिस बरगा बी में बीन डिस्कवर्ड। तो ऑप्शन एक में यूटिस बरगा बी में जो नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ऑप्शन एक में केरल, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में ओडिशा, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में इसकी खोज की गई है। जो यूटिस बरगा बी में नामक एक नई ज्वारीय मछली है जो पश्चिम बंगाल में खोज की गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ब्यूटिस बरगा बी में एक नई खोजी गई मछली प्रजाति है जो इसकी खोज पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और ज्वारीय क्षेत्रों में की गई है। इसकी खोज भारत की मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है टाइडल फिश क्या होता है? तो टाइडल फिश वे मछलियाँ होती है जो ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में रहती हैं, यानी जहाँ पे ज्वार भाटा आता है वहीं पर वह रहती हैं। ऐसे मछलियों के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है जहाँ पे पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है। सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा बदलती रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। ये मछलियाँ एक्सट्रीम और चेंजिंग कंडीशन में एडॉप्ट कर लेती हैं। तो यह टाइडल फिश कहलाती हैं। यही मछलियाँ हैं, यानी इनका आवास देखते हैं। तो मछलियाँ मुख्यतः मुहाना क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं, जो खासकर सुंदरबन जैसे हो गया और मैनाग्रोव्स में मडी वाटर यानी कीचड़ वाले लो ऑक्सीजन यानी कम ऑक्सीजन माने हाई सैलिनिटी में भी यह रहने वाली स्पीसीज बहुत खास होती हैं। यह रहने वाली मछलियाँ हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। साइंटिफिक रूप से ब्यूटिस जनजाति की हैं जो आमतौर पर छोटी होती हैं और तल यानी बॉटम पर रहने वाली होती है, जो मडी कीचड़ में और सैलो वाटर में भी पाई जाती हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इनका नाम बारागंभी में जो नामक के स्थानीय संस्कृति के स्थान पर जुड़ा है। कई बार स्पीसीज का नाम स्थान पे पड़ता है, व्यक्ति के नाम पर पड़ता है, देवी और संस्कृतियों की पहचान पर आधारित इसका नाम पड़ता है। तो इसीलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जो ऐसी मछलियों को फूड चेन के महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मछलियाँ। तो क्लाइमेट चेंज में लड़ने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में किसने इतिहास रचते हुए भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और उत्तर पूर्व भारत यानी असम से पहले ग्रैंड मास्टर बनने के गौरव प्राप्त किया है? हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज 94th चेस ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट एवर GM फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो ऑप्शन एक में विदित गुजराती, ऑप्शन सी में बी में मयंक चक्रवर्ती, ऑप्शन सी में निहाल सरीन, ऑप्शन डी में परनेश एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मयंक चक्रवर्ती इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हाल ही में भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और उत्तर पूर्व भारत यानी असम से पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मयंक चक्रवर्ती। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इनके मयंक चक्रवर्ती असम के गुवाहाटी के रहने वाले एक प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी है, जो उन्होंने हाल ही में भारत के 94 चेस ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है, जो असम से पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किए हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज की दुनिया का सबसे ऊंचा खिताब है जिसे फीडे द्वारा प्रदान किया जाता है। GM बनने के लिए आवश्यक क्या है शर्त? तो 3 GM नॉर्म्स हासिल करना बहुत ही क्या है? तो कम से कम 2500 फीडे रेटिंग प्राप्त करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मयंक चक्रवर्ती की उपलब्धि इन्हें प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने अपना फाइनल GM नॉर्म स्वीडन में आयोजित किए गए थे, जो होटल स्टॉकहोम हुआ में आयोजित हुआ। जो इस टूर्नामेंट में 7-9 से अंक उन्हें मिला है, जो 2500 प्लस फीडे रेटिंग पर प्राप्त
पार करके उन्हें जीएम टाइटल प्राप्त किया। अगला कंसेप्ट देखते हैं, उन्हें ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो असम के लिए बहुत ही उपलब्धि है। यह चेस में रीजनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, इसे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए भी इसे प्रेरणा मिली है। तो भारत में जो शतरंज की स्थिति क्या है, तो भारत में तेजी से चेस यानी सुपर पावर बन रहा है भारत, जो विश्वनाथ आनंद के बाद कई युवा खिलाड़ियों ने इसे वैश्विक स्तर पर नाम लिया है और भारत में 9+ ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जीएम नॉर्म क्या है, तो जीएम नॉर्म एक प्रकार का क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस होता है जो खिलाड़ियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स यानी जीएम या आईएम लेवल के खिलाड़ी को खेलना होता है, एक निश्चित परफॉर्मेंस रेटिंग हासिल करना होता है, जैसे जो भी ग्रैंड मास्टर खेलेंगे उन्हें पता होगा। अगला कंसेप्ट है, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कैसा लगा सेशन, तो आप कमेंट में बताएं कैसा लगा सेशन, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके बाय।